नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को टोटल मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1789 में। ठीक है। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? लुई 16वां। फिर एक स्थलीय भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो, प्रायद्वीप। ठीक है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। ठीक है। फिर इनमें से कौन सा स्थायी पूंजी नहीं है? बीज। और इनमें से कौन सा अस्थायी कार्यशील पूंजी है? तो नगद रुपया। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन 1945 में प्राप्त हुआ। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। यहाँ नेपोलियन कर लेना। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। खालिस्तान में कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। और खालिस्तान झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये हो जाएगी चिल्का झील। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शब्द में उत्तर लिखो। ठीक है। अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो ये हो जाएगा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ठीक है। पालमपुर के निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताओ। ये बुक में देख लेना, मिल जाएगा। ठीक है। कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई? तो 60 के दशक में। अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? ये भी बुक में देख लेना, मिल जाएगा। फिर 5वां है, रूस का अंतिम जाट कौन था? तो ये निकोलस द्वितीय। ठीक है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। फिर भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। इसके बाद सही जोड़ियाँ। विश्व का सबसे बड़ा देश कनाडा। टाइल सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर, और टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। ठीक है। इसके बाद कार्ल मार्क्स दास कैपिटल। ठीक है। जैसलमेर, बरकान, चीन, राष्ट्रीय जनसंसद, अधिक उपज वाले बीज, HIV। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 में है, सत्य असत्य बताना है हमें। मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। सत्य है। 11वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 स्टेट में विभाजित था। असत्य है। फिर अपीलेस थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था। ये सत्य है। ठीक है। भारत में दक्षिण में हिमालय है। असत्य है। चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। ये सत्य है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। सत्य है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार और कारीगर थे, जैसे जूता बनाने वाले, घड़ी साज सामान बनाने वाले और मजदूर आदि। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो ये देश हो जाएंगे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ठीक है। इसके बाद लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखना है हमें। तो लोकतंत्र की दो विशेषताएं, उत्तरदायी सरकार और निश्चित अवधि के बाद चुनाव। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? स्थायी पूंजी वह पूंजी है जो व्यापार में विक्रय के उद्देश्य से नहीं लगाई जाती और ना ही उसे व्यापार के कार्यकल्पों में के बदलते हुए भेजा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद कोऑपरेटिव क्या था? तो कोऑपरेटिव का अर्थ है सहकारी या साथ में मिलकर कार्य करना। ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वे समूह या समिति बना सकते हैं। फिर भंवर क्या है? तो उत्तरी मैदान का सकरा क्षेत्र जो कि नदी की धाराओं के साथ नीचे लगाए गए कंकड़ और पत्थरों से बना है। यह क्षेत्र शिवालिक की तलहटी से छोटा है। ठीक है। तलहटी से छोटा है। फिर अगला क्वेश्चन है अपना
सेवा क्षेत्र क्या है? तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा में संबंधित कार्यों में लगा हुआ है सेवा क्षेत्र कहलाता है। मुख्य समिति में हवाई परिवहन, कैरियर, सूचक क्षेत्र आदि। ठीक है। इसके बाद 13वां है, इसका लोकतंत्र के दो प्रमुख दोष क्या हैं? तो लोकतंत्र के प्रमुख दो दोष राजनीति का राजनीतिकरण और व्यवहारिक सामाजिक समानता का अभाव। ठीक है। फिर इसके बाद पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं लिखिए। तो पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाओं में लघु विनिर्माण, उद्योग, परिवहन आदि क्रियाएं शामिल हैं। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है। 1779 की फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन तथा टेनिस कोर्ट की शपथ 1789 की फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण था। ठीक है। इसके बाद फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ? तो के कन्वेंशन के फ्रांसीसी उपनिवेशवाद में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया, परंतु दास प्रथा पुनः प्रारंभ कर दी गई। अंतिम रूप में फ्रांसीसी उपनिवेश में 1848 में दास प्रथा का अंत किया। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़ी द्रोणी में का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है। इसके बाद भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में अंतर लिखो। तो भौतिक पूंजी एक तरफ लिख लेंगे, मानवीय पूंजी एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है। भौतिक पूंजी से आशय मानवीय संपत्ति से है और मानव पूंजी से आशय कर्मचारी द्वारा संगठन में लगाई गई ज्ञान, प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं के भंडार से है। भौतिक पूंजी अपने समय अनुसार छोड़ी गई, जैसे आदि मानवों के समय औजार और आधुनिक औजार। ठीक है। मानव ने अपने ज्ञान के आधार पर पूंजी को विकसित किया है। भौतिक पूंजी विकास की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मानवीय पूंजी विकास की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का महत्व लिखिए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का महत्व लिखिए। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 21। ठीक है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में तुलना करना है, इनमें अंतर लिखना है। तो एक तरफ लोकतांत्रिक शासन, गैर लोकतांत्रिक शासन। इसमें लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें लोगों के पास सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसमें लोग सार्वभौमिक मताधिकारों के लिए एक सपना है। ठीक है। इसके बाद लोकतांत्रिक फैसले में सदैव ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। इसमें लोग किसी प्रकार के फैसले में भाग नहीं लेते, उन्हें सरकार के फैसले के संदर्भ में कोई हक नहीं है। ठीक है। इसके बाद लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं और इसमें लोगों को हमेशा प्रजा समझे जाते हैं, ना तो शासक और ना ही सम्मानजनक प्रजा। ठीक है। इसके 2-3 क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं तो वो कहीं से देख लेना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद।